चलिए हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसके बाद पढ़ेंगे कैलकुलस। बैच के अंदर हम लोग अलजेब्रा ख़त्म कर चुके हैं, उसको भी अलग से वीडियो बना के इस पर डाला जाएगा। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग, जैसा ग्रुप में डाल दिए थे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका इस्तेमाल कैलकुलस में बहुत ज़्यादा होता है। ये खुद भी एग्ज़ाम में आपका 6 मार्क्स का आता है और कैलकुलस में जो 40 मार्क्स का है, 40 मार्क्स का, उसमें बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होगा। तो सबसे पहले इस टॉपिक को डील करने के लिए 11 का कुछ पॉइंट क्लियर होना ज़रूरी है। जैसे ट्रिगो क्या होता है वो आपको पहले से पता होना चाहिए, फंक्शन के बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा फंक्शन देख लेते हैं, फंक्शन होता क्या है। ऊपर से ही थोड़ा जानेंगे जितना इसमें इस्तेमाल होगा। मेरे पास दो ग्रुप है, ग्रुप ए जिसके अंदर 1 है, 2 है, 3 है। एक ग्रुप बी है जिसके अंदर 4 है, 5 है। ग्रुप ए क्या करता है, बी के साथ कनेक्शन बना रहा है। इसको हम लोग इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको एरो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। ये क्लास 11 में हम लोग पढ़ चुके हैं। ग्रुप ए में कौन कौन सा एलिमेंट है, 1 है, 2 है, 3 है। इसको इस तरह से लिख देते हैं। ग्रुप बी में 4 है और 5 है। हो क्या रहा है, ग्रुप ए का एलिमेंट ग्रुप बी के साथ कनेक्शन बना रहा है। 1 जो है 4 के साथ बना रहा है, 2 जो है 5 के साथ बना रहा है और 3 भी 5 के साथ बना रहा है। ठीक है, तो ध्यान से देखना, अगर एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के साथ अगर कनेक्शन फॉर्म करता है तो पहले वाले ग्रुप का, फर्स्ट ग्रुप का सारा एलिमेंट, एक भी खाली नहीं बचा रहना चाहिए। सारा एलिमेंट किसी एक के साथ ही कनेक्शन अगर बनाता है बी में, दूसरे वाले ग्रुप में, तो इस तरह के कनेक्शन को फंक्शन बोलते हैं। बात समझ में आ गया? फंक्शन किसको बोलते हैं? तो फंक्शन अगर ए टू बी डिफाइन है, फंक्शन अगर ए से बी की तरफ डिफाइन है, तो ए का सारा एलिमेंट, यानी एक भी खाली नहीं रहना चाहिए, सारा एलिमेंट दूसरे वाले ग्रुप में किसी एक के साथ ही कनेक्ट होगा। तो इस तरीके के डिफिनेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, फंक्शन बोलेंगे। डिफाइन कैसे किया जाएगा? अ फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज़ अ यूनिक इमेज इन सेट बी। सेट ए के सारे एलिमेंट का अगर यूनिक मतलब सिंगल, इमेज मतलब कनेक्शन बी के अंदर दिख रहा है, तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल और एक ले लेते हैं। यहाँ मान लेते हैं ए में एलिमेंट है 1, 2, 3 और बी में मान लेते हैं 4 और 5 है। ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। ए में 1, 2, 3 और बी में हमारा 4 और 5। 1 कनेक्ट हो रहा है 4 के साथ, 2 कनेक्ट हो रहा है 5 के साथ और 3 किसी के साथ कनेक्ट नहीं हुआ है, तो ये फंक्शन नहीं है। क्योंकि फंक्शन का डिफिनेशन कहता है कि फर्स्ट सेट का सारा एलिमेंट पार्टिसिपेट करना चाहिए, 3 पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। सिमिलरली एक एग्जांपल और ले लेते हैं, उसके लिए इसको मिटा लेंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। ए और बी है 1, 2, 3, यहाँ 4 और 5। अगर मान लो 1 कनेक्शन कर रहा है 4 के साथ, 2 कनेक्शन कर रहा है 5 के साथ और एक और एलिमेंट ले लेते हैं यहाँ पर बी में, 5 के अलावा 6 ले लेते हैं। चलो यहाँ 6 है और 2 6 के साथ भी कनेक्ट कर रहा है और 3 कनेक्ट कर रहा है 6 के साथ, तो क्या ये फंक्शन है? तो जरा फंक्शन के डिफिनेशन पे जाते हैं और देखते हैं क्या ए का सारा एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहा है? कर रहा है। ठीक, फिर सेकेंड पार्ट पे आते हैं, क्या सारा एलिमेंट का कनेक्शन सिंगल है या एक से ज़्यादा है? इसका कनेक्शन सिंगल है, इसका सिंगल नहीं है, इसका कनेक्शन 5 के साथ भी है और 6 के साथ भी है, तो ये फंक्शन हमारा नहीं है। फंक्शन होने के लिए ए का सारा पार्टिसिपेट करना चाहिए और सबका कनेक्शन सिंगल होना चाहिए बी के अंदर। क्लियर? तो चलो फंक्शन में बेसिक क्लियर हो चुका है। अब फंक्शन में इतना हम लोग जान चुके हैं कि फंक्शन जो भी होता है वो दो सेट के बीच में डिफाइन होता है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। फंक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरीके से, एरो से पहले फर्स्ट सेट होगा, एरो के बाद सेकंड सेट होगा। जो फर्स्ट सेट होता है हमारा, उस सेट को डोमेन बोलते हैं, डोमेन या इनपुट।
और जो सेकंड सेट होता है उसको हम लोग कोडोमेन बोलते हैं। इसको हम लोग कोडोमेन बोलते हैं, एक साथ ही लिखा जाता है कोडोमेन। ये डोमेन कहलाता है और ये कोडोमेन कहलाता है। मतलब कि अगर सेट ए सेट बी के साथ कनेक्ट हो रहा है, सेट ए में जितना भी एलिमेंट है ये सारा का सारा डोमेन है, और सेट बी में जितना एलिमेंट है वो सारा का सारा कोडोमेन है। ये हमारा डोमेन है और ये हमारा कोडोमेन है। 1 कनेक्ट हो रहा है 5 के साथ, 2 कनेक्ट हो रहा है 6 के साथ, और 3 कनेक्ट हो रहा है 6 के साथ। गौर से देखना, सिंगल कनेक्शन ही है, ये फंक्शन है, लेकिन यहाँ 1 का कनेक्शन 5 के साथ है, 2 का कनेक्शन 6 के साथ है और 3 का कनेक्शन 6 के साथ है। 7 किसी के साथ कनेक्ट नहीं हुआ है। तो जो कनेक्शन बन रहा है, ये 5 बना 1 का, 6 बना 2 और 3 का, तो जो कनेक्शन बन रहा है जो कोडोमेन के अंदर में है उसको रेंज बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? रेंज। तो फंक्शन में 3 वर्ड आता है जिसको आपको पहले से पता होना चाहिए, एक डोमेन, दूसरा कोडोमेन और तीसरा रेंज। डोमेन किसको बोलते हैं? जो फर्स्ट सेट के अंदर एलिमेंट होता है, जिसको हम लोग इनपुट करते हैं, जो डालते हैं, और जो आउटपुट निकलता है, जो रिजल्ट निकलता है, उसको रेंज बोलते हैं। और रेंज जिस सेट के अंदर रहता है, जिस ग्रुप के अंदर रहता है, उस ग्रुप को ही हम लोग क्या बोलते हैं? कोडोमेन बोलते हैं। क्लियर? तो डोमेन का एलिमेंट कोडोमेन में जिसके साथ कनेक्ट होगा उसको रेंज कहा जाएगा। चलिए, तो डोमेन भी क्लियर हो गया, कोडोमेन भी क्लियर हो गया, रेंज भी क्लियर हो गया। हमको वो डिटेल में नहीं जानना है, जब फंक्शन पढ़ेंगे तो डिटेल में जानेंगे। 11th में भी हम लोग ये पढ़ चुके हैं, 12th में दोबारा पढ़ना है तो वहाँ डिटेल देखा जाएगा। यहाँ हमको उतना ही डिस्कस करना है जितना से मेरा काम बन जाए। चलिए, फंक्शन तो क्लियर हो गया। अब जब फंक्शन समझ में आ गया तो टाइप ऑफ फंक्शन की बात करते हैं। 4 तरह के फंक्शन होते हैं, इसमें 2 ही फंक्शन का टाइप हमको यहाँ देखना है। पहला है 1-1 और दूसरा है ऑन-टू। एक होता है मेनी वन, तीसरा, और चौथा होता है इनटू। 1-1 क्या है, ऑन-टू क्या, वो देख लेते हैं। 1-1 किस तरह के फंक्शन को बोलते हैं? बड़ा सिंपल सा डिफिनेशन है कि अगर फंक्शन डिफाइन है ए टू बी, ऊपर ही देख रहे हम लोग, एक फंक्शन ए से बी की तरफ डिफाइन है, तो यहाँ एक सेट ए बना लेते हैं, एक सेट बी बना लेते हैं। सेट ए यहाँ है, सेट बी यहाँ है, इसमें कुछ एलिमेंट है 1 2 3, सेट बी में 4 और 5 ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक 6 ले लेते हैं। 1 का कनेक्शन 4 के साथ बनाते हैं, 2 का 5 के साथ और 3 का 6 के साथ। गौर से देखना, यहाँ डोमेन का सारा एलिमेंट जो को डोमेन में कनेक्ट कर रहा है, सब अलग अलग एलिमेंट के साथ कर रहा है। अलग अलग एलिमेंट के साथ अगर कनेक्ट करेगा तो इस तरह के फंक्शन को 1-1 बोलेंगे। मान लो यहाँ 7 लिखा हुआ है, 7 का कनेक्शन किसी के साथ नहीं है, फिर भी ये फंक्शन है। लेकिन यहाँ पे गौर से देखना है, 1 का कनेक्शन 4 के साथ है, तो 2 का 5 के साथ है और 3 का 6 के साथ है। किसी का भी कनेक्शन सिमिलर नहीं है, डिफरेंट कनेक्शन है। तो इस तरह के फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? 1-1। लेकिन अगर ऐसा होता कि यहाँ पर ए और यहाँ बी, यहाँ ए और यहाँ बी, यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, और यहाँ 4 5 और चलो यहाँ 7 ले लेते हैं। 1 कनेक्ट किया 4 के साथ, 2 कनेक्ट किया 5 के साथ और 3 भी कनेक्ट कर रहा है 5 के साथ। ये फंक्शन तो है, क्योंकि फंक्शन का डिफिनेशन कहता है कि फर्स्ट सेट में सारा का सारा पार्टिसिपेट होना चाहिए, सबका सिंगल कनेक्शन, सिंगल ही कनेक्शन है, 2 का भी एक ही के साथ है, 3 का भी एक ही के साथ है। सिमिलर कनेक्शन है लेकिन अकेला कनेक्शन है। ये फंक्शन है, लेकिन ये 1-1 नहीं है, क्योंकि 1-1 का जो डिफिनेशन है डिफरेंट कनेक्शन होना चाहिए। तो यहाँ 2 और 3 का डिफरेंट कनेक्शन नहीं है, 2 और 3 का सेम कनेक्शन 5 के साथ है। तो इस तरह के फंक्शन को मेनी वन बोलते हैं, जिसका यहाँ यूज़ नहीं है। जब फंक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। तो 1-1 समझ में आ गया। 1-1 किसको बोलते हैं? तो 1-1 बोलते हैं ऐसे फंक्शन को जिसमें डोमेन का सारा एलिमेंट का डिफरेंट कनेक्शन होना चाहिए। किसके अंदर? कोडोमेन के अंदर। यानी अलग अलग डोमेन का अलग अलग आंसर आना चाहिए। साधारण भाषा में बोला जाए कि अगर डोमेन बदल रहे हैं तो आंसर भी बदल जाना चाहिए। तो इस तरीके के फंक्शन को 1-1 कहा जाता है। लेकिन अगर आंसर चेंज नहीं कर रहा है तो उसको मेनी वन बोलते हैं। खैर, चलो अब बात करते हैं दूसरा ऑन-टू की। ऑन-टू क्या है? तो ऑन-टू के लिए देखना है, यहाँ पर 2 सेट है, सेट ए और सेट बी। 1 2 3 और यहाँ 4 5 6। और चलो यहाँ पर एक काम करते हैं, एक और एलिमेंट ले लेते हैं 7।
1 का कनेक्शन 4 के साथ है, 2 का 5 के साथ है, 3 का 6 के साथ है। अभी ये फंक्शन बना नहीं क्योंकि 7 अकेला बचा हुआ है यहाँ पे, 7 को भी 6 के साथ कनेक्ट कर देते हैं, ये फंक्शन तैयार। इस फंक्शन में गौर से देखेंगे तो इसमें जो कोड डोमेन है उसके अंदर जितना भी एलिमेंट है, जितना भी मेंबर है, सारा का सारा एलिमेंट कनेक्ट है डोमेन के साथ, यानी एक भी एलिमेंट खाली नहीं बचा है। तो इस तरीके के फंक्शन को जिसमें कोड डोमेन पूरा का पूरा कोड डोमेन जो है हमारा वो किसके इक्वल हो जाए, रेंज के बराबर हो जाए, यानी पूरा का पूरा कोड डोमेन रेंज बन जाए, तो इस तरीके के फंक्शन को ऑन टू बोलेंगे। तो हमारा यहाँ सिर्फ 2 ही तरह के फंक्शन का काम है, 1 1 और ऑन टू। तो अगर इसको एक बार एक लाइन में समझ लें 1 1 ऑन टू है क्या, तो किसी भी फंक्शन में अगर वो किसी 2 सेट के बीच में डिफाइन है, ए टू बी अगर डिफाइन है, तो ए के हर एक एलिमेंट का बी में सभी एलिमेंट के साथ, यानी एक भी खाली नहीं बचना चाहिए, सभी एलिमेंट के साथ डिफरेंट कनेक्शन होना चाहिए। तो इस तरीके के फंक्शन को 1 1 ऑन टू बोलते हैं, यानी वो 1 1 भी होगा ऑन टू भी होगा। फिलहाल ये 1 1 नहीं है क्योंकि यहाँ पर 3 और 7 का कनेक्शन सिमिलर है। इसके लिए अगर एक सेटअप डाल दें हम लोग यहाँ पे अलग से 1 1 ऑन टू के लिए, तो ए और बी कर देते हैं, 1 है, 2 है, 3 है, और यहाँ ए बी और सी कर देते हैं, 1 ए के साथ, 2 बी के साथ और 3 सी के साथ। गौर से देखो सबका डिफरेंट कनेक्शन है तो 1 1 हो गया। कोड डोमेन सारा का सारा रेंज बन चुका है तो ऑन टू हो गया। तो इस तरीके के फंक्शन को 1 1 ऑन टू बोलेंगे। और जब ये फंक्शन 1 1 ऑन टू होता है तो उसको बाइजेक्टिव भी बोला जाता है। जो हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे यहाँ कोई बाइजेक्टिव वर्ड का ज़रूरत नहीं है। तो ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में थोड़ा सा फंक्शन जानना था हमको, उतना हम लोग जान लिए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ये लाइव क्लास नहीं है क्योंकि मेरा किस्मत ही फूटा हुआ है, वो एयरटेल अभी तक सेटअप नहीं डाल पाया है ना, रोज़ कल कर रहा है। कल तक देखो उम्मीद हो जाए, लेकिन हर के हम एक वीडियो डाल रहे हैं ताकि आप लोग देख लो, है ना। अगले दिन से जब लाइव क्लास में आएंगे तो क्लियर कर लेना। अगर कोई डाउट होगा तो मैसेज करके आप लोग पूछ लीजिएगा। देखिए यहाँ से तो फंक्शन क्लियर हो गया, जितना हमको बताना था उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं टॉपिक के ऊपर, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो फंक्शन क्या होता है वो क्लियर है, फंक्शन में 1 1 ऑन टू क्या होता है वो क्लियर है। अब थोड़ा बात कर लेते हैं इन्वर्स के बारे में। तो यहाँ इन्वर्स के मतलब बचपन से हम लोग जानते हैं, किसी भी नंबर के ऊपर पावर -1 है तो ये 1/a होता है और ये इन्वर्स कहलाता है, इसी को इन्वर्स बोलते हैं। तो यहाँ हम लोग को फंक्शन का इन्वर्स निकालना है। फंक्शन को नॉर्मली f(x) बोला जाता है और f(x) को हमेशा y से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हमको इसका इन्वर्स निकालना है तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं f इन्वर्स, नॉर्मली y होता है x भी होता है, इस तरीके से बोलते हैं f इन्वर्स x, ठीक है ना। लेकिन ये जितना आसान दिख रहा है उतना आसान है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल करेगा ये। तो अभी बात कर लेते हैं इन्वर्स का मतलब क्या है, यानी किस तरीके का फंक्शन का इन्वर्स निकलता है। ऐसा नहीं है कि किसी को भी उठा के लाया उसका इन्वर्स निकाल दिया। तो यहाँ ध्यान से देखना, एक खास तरीके का फंक्शन का ही इन्वर्स फाइंड हो सकता है। अगर फंक्शन 1 1 और ऑन टू है, अभी 1 1 ऑन टू इसलिए पढ़ाया जा रहा था, अगर फंक्शन 1 1 के साथ साथ ऑन टू है तो ही उसका इन्वर्स फाइंड होगा। अगर 1 1 है ऑन टू नहीं है तो इन्वर्स नहीं निकलेगा, ऑन टू है 1 1 नहीं है तो इन्वर्स नहीं निकलेगा। अगर मान लो 1 1 ऑन टू के अलावा मेनी 1 है तो नहीं निकलने वाला है। फंक्शन का इन्वर्स निकलने के लिए सिर्फ कंडीशन है 1 1 ऑन टू का। तो अगर फंक्शन 1 1 ऑन टू है तो उसका इन्वर्स फाइंड होगा, यानी फंक्शन बाइजेक्टिव होना चाहिए। बाइजेक्टिव का मतलब बता चुके हैं, 1 1 ऑन टू को ही हम लोग बाइजेक्टिव बोलते हैं। अगर फंक्शन 1 1 ऑन टू होगा तो उसका इन्वर्स फाइंड होगा, अगर 1 1 ऑन टू नहीं होगा तो उसका इन्वर्स फाइंड नहीं होगा। तो सबसे पहले इन्वर्स निकालने के लिए हम लोगों को ये ध्यान देना है कि जो फंक्शन गिवन है वो क्या डोमेन और कोड डोमेन के बीच में 1 1 ऑन टू है या नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, डोमेन और कोड डोमेन गिवन होना चाहिए। डोमेन और कोड डोमेन के अंदर में वो 1 1 ऑन टू है या नहीं है। अगर 1 1 ऑन टू है तो ही उसका इन्वर्स निकलेगा, 1 1 ऑन टू नहीं है तो उसका इन्वर्स नहीं निकलेगा। क्लियर है। तो इस 3 वर्ड में से 2 वर्ड का मतलब पता चल गया, फंक्शन के मतलब पता क्लियर हो गया। इन्वर्स कब फाइंड होता है, किस तरीके का फंक्शन का इन्वर्स निकलता है वो भी क्लियर हो गया। बड़ा सिंपल सा कंडीशन है, फंक्शन अगर 1 1 ऑन टू होगा तो इन्वर्स फाइंड होगा, 1 1 ऑन टू में से कोई एक भी नहीं होगा तो इन्वर्स फाइंड नहीं होगा। इस चैप्टर को पढ़ाने का 2-3 तरीका, एक तो डायरेक्ट ये है कि आप क्वेश्चन बनाना सीख लो। कोई क्वेश्चन बनाने से कोई बड़ी बात नहीं है, चुटकी का खेल है, 1 घंटे में पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाता है।
लेकिन इसका बेसिक चीज़ क्लियर होना ज़रूरी है, क्योंकि आगे फ्यूचर में बहुत काम आएगा। तो फंक्शन क्लियर, इन्वर्स क्लियर। अब बात करते हैं ट्रिगो की। अब थोड़ा सा 11th का ट्रिगो अगर आपको पता है, 11th क्लास में ट्रिगो आप लोग थोड़ा बहुत भी अगर पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं लेकिन थोड़ा एंगल के बारे में अगर जानते हैं आप, तो आपको 10th में रटवाया गया था 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री। 11th में आके आप 90 से ऊपर और 0 से नीचे यानी माइनस वाले एंगल पे उसका क्या वैल्यू होता है वो, और 90 से ऊपर पर उसका क्या वैल्यू होता है वो आपको पढ़ाया भी गया है और रटवाया भी गया है। याद हो ना या ना हो अलग बात है। तो अब भी आप लोग थोड़ा ध्यान से देखना, अगर थोड़ा बहुत भी याद हो तो आपको पता है कि साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है 1/2 होता है। 10th में पढ़े थे। और आपको ये भी पता है कि साइन 30 का जो वैल्यू होता है वही साइन 150 डिग्री का भी होता है। साइन 150 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो भी 1/2 ही होता है। फिर आगे आप 11th में पढ़े हो साइन 390 डिग्री यानी 390 डिग्री का वैल्यू भी 1/2 होता है। तो इससे ये चीज़ तो क्लियर हो गया कि जो 1/2 है वो सिर्फ एक एंगल पे पॉसिबल नहीं है, एक से ज़्यादा एंगल पे मिलता है। यानी 30 पे भी मिल रहा है साइन के केस में, 150 पे भी मिल रहा है और 390 पे भी मिल रहा है। और यहीं पर रुक नहीं रहा है, वो 390 के आगे बढ़ेंगे तो वहाँ भी कुछ एंगल आएगा, कुछ क्या इन्फिनाइट एंगल आएगा जहाँ पे उसका वैल्यू 1/2 होगा। यानी कि लेफ़्ट साइड में जाओ या राइट साइड में जाओ, निगेटिव साइड में जाओ या पॉजिटिव साइड में जाओ, तो बहुत सारा ऐसा एंगल मिलने वाला है जिस पर साइन 1/2 दे रहा है। सिमिलरली कोई भी वैल्यू उठा लो, जैसे √3/2 साइन 60 डिग्री पर देता है। सिमिलरली साइन 120 डिग्री पर भी √3/2 देगा। यानी जो 60 पे आंसर दे रहा है वही 120 पर भी दे रहा है, और वही आगे जाके बहुत सारे एंगल पर या पीछे जाके बहुत सारे एंगल पर दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि एक एंगल, एक वैल्यू के लिए एक एंगल पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हमको 10th में रटवाया गया है तो हम जो भी बोलते हैं 0 से 90 के बीच में ही बोलते हैं। तो उसी चीज़ को यहाँ पे हम थोड़ा दिखा रहे हैं, छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं। यहाँ पर अगर -90 डिग्री उठाते हैं, फिर -60 डिग्री उठाते हैं, -45 डिग्री उठाते हैं, -30 डिग्री उठाते हैं, 0 डिग्री उठाते हैं, उसके बाद 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री। इस तरीके से हम लोग कुछ एंगल को यहाँ ले लेते हैं। और हमारे पास जो फंक्शन है वो fx बराबर sin x का है, यानी x के जगह पे हम ये पुट करेंगे। तो साइन -90, और 11th में अगर पढ़े हो तो साइन -90 जो होता है वो -1 होता है। -60 डिग्री जो होगा वो -√3/2 होगा। -45 डिग्री जो होगा -1/√2 होगा। -30 जो होगा -1/2 होगा। ठीक है, और 0 पे तो वो 0 ही देगा। 30 पर सबको पता है रटा हुआ है 1/2 देगा। 45 पे पता है 1/√2 देगा, और 60 पे पता है √3/2 देगा। फिर 90 पे पता है सबको 1 देने वाला है। ठीक है, छोटा सा एक ग्रुप उठा लिया एंगल का, उस पर देखो सारा वैल्यू अलग अलग आया है। अब 1/2 को -1/2 को आप सेम नहीं समझ सकते, ये माइनस में और ये प्लस में है। लेकिन अगर एंगल थोड़ा सा और चेंज कर दे हम यहाँ पर अगर हम 120 डिग्री रखते हैं तब भी इसका आंसर √3/2 देगा। अगर यहाँ पे 135 डिग्री रखेंगे तो इसका आंसर 1/√2 देगा। अगर यहाँ 150 डिग्री रखते हैं x के जगह पे तो साइन 150 डिग्री 1/2 देता है। फिर उसे देखते हैं हम लोग 180 रखते हैं तो इसका वैल्यू साइन 180 0 देता है। क्लियर है? क्लियर है? तो गौर से देखना यहाँ पर कि ये x के जगह पर जो वैल्यू रखा जा रहा है वो डोमेन कहलाता है, और रखने से जो आंसर मिलता है वो रेंज कहलाता है। यानी ये हमारा जो है x वो डोमेन है, और जो ये हमारा साइन x का वैल्यू आ रहा है ये हमारा रेंज है। तो गौर से देखना यहाँ डोमेन में हम -60 डिग्री सॉरी माइनस इसको रहते हैं। डोमेन में अगर हम 30 डिग्री रख रहे हैं तो आंसर 1/2 आ रहा है, और डोमेन में 150 डिग्री रख रहे हैं तब भी आंसर 1/2 आ रहा है। यानी डोमेन चेंज हो गया लेकिन आंसर चेंज नहीं हुआ। यानी इस तरीके से अगर हम डिफाइन करा दे कि इधर डोमेन हम बदल दिए लेकिन आंसर मेरा नहीं बदला, ये भी इसके साथ कनेक्ट हुआ और ये भी इसी के साथ कनेक्ट हुआ। आपका इधर से डोमेन बदल रहा है लेकिन रेंज नहीं बदल रहा है। तो इस तरह के फंक्शन को मिनिमम बोलते हैं, 1 1 नहीं बोलते हैं।
एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में ट्रिगो के अंदर में अगर आप एंगल बदलोगे तो बहुत जगहों पे आपका आंसर चेंज नहीं करेगा। यानी आप डोमेन बदल दिए लेकिन आपका रेंज नहीं बदला, आंसर नहीं बदला, तो ये फंक्शन 1-1 नहीं हुआ। और जब फंक्शन 1-1 नहीं हुआ तो इसका इन्वर्स फाइंड पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप अभी थोड़ा देर पहले ही देखे कि एक ही तरह के फंक्शन का इन्वर्स निकाल सकते हो जो फंक्शन 1-1 और ऑन-टू है। और यहाँ साफ साफ दिख गया कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ना तो 1-1 होता है और ना ही ऑन-टू होता है, ठीक है ना। ऑन-टू को छोड़ दो, ऑन-टू तो हो सकता है लेकिन 1-1 नहीं होता है। तो दिया गया फंक्शन ना तो 1-1 होगा, है ना, अगर रियल नंबर की बात करें तो ऑन-टू भी नहीं होगा कि -1 से 1 के बीच में इसका आंसर होता है। तो यहाँ पे फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 1-1 ऑन-टू है नहीं। तो अब जाहिर सी बात है जब ये 1-1 नहीं है तो इसका इन्वर्स कैसे फाइंड होगा। तो इन्वर्स फाइंड करने के लिए, है ना, थोड़ा सा तिक्रम लगाया गया और क्या किया गया, एंगल को बाउंडेड किया गया। बाउंडेड का मतलब ये हुआ कि एंगल को छोटा कर दिया गया, यानी ऐसा ग्रुप तैयार किया गया एंगल का, है ना, जिसके अंदर वही सारे एंगल प्रेजेंट थे जिस पर आंसर डिफरेंट मिल रहा था। जब तुम ध्यान से देखो, ये वाला हम अलग से इसलिए बनाए थे हम, -90 से +90 का जो ग्रुप आपको दिख रहा है, इस ग्रुप में सारे एंगल पर किसी का भी आंसर सेम नहीं है। मतलब एंगल बदल रहा है तो आंसर भी बदल रहा है। तो आप कह सकते हो ना कि -90 से लेकर +90 के बीच में ये हमारा फंक्शन 1-1 ऑन-टू है। क्लियर? यानी कि ये नॉर्मली 1-1 ऑन-टू नहीं है, लेकिन हाँ इसको 1-1 ऑन-टू बनाया गया है एक रिस्ट्रिक्टेड बाउंडेड एंगल के बीच में, एक लिमिटेड एंगल के बीच में इसको 1-1 ऑन-टू बनाया गया है। अब बहुत से टीचर या बहुत से लोग ऐसे कर देते हैं कि सिर्फ -90 से +90, तो सिर्फ -90 से +90 में 1-1 नहीं है। आप जरा ध्यान से देखोगे तो 90 डिग्री से लेकर, तो नहीं दिखेगा, 90 डिग्री से लेकर आप 90 से स्टार्ट करो, अगला 90 का जो ऑड मल्टीपल है 270, है ना। इसको अगर रेडियन में लिखते हैं हम लोग तो π/2 से लेकर 3π/2, इसके बीच में भी 1-1 ऑन-टू है। अगर आप 3π/2 से स्टार्ट करो 5π/2, इसके बीच में भी 1-1 ऑन-टू है, ठीक है ना। तो अगर आपको 11th क्लियर है तो आपको ये चीज़ समझ में आएगा, नहीं है तो ध्यान देने का ज़रूरत भी नहीं है। यानी सीधी सी बात ये है कि दिया गया फंक्शन 1-1 ऑन-टू होगा तो इन्वर्स निकलेगा, और ट्रिगो जो होता है 1-1 ऑन-टू नहीं होता है, इसको 1-1 ऑन-टू बनाना पड़ता है। तो जिस ग्रुप के अंदर हम लोग इसको 1-1 ऑन-टू बनाते हैं वो बहुत सारा ग्रुप होता है, लेकिन हमको जो अपने क्लास में पढ़ना है उस ग्रुप को प्रिंसिपल ब्रांच बोलते हैं। अपने 12th के बोर्ड में जो ग्रुप पढ़ना है हमको उसको प्रिंसिपल ब्रांच बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं प्रिंसिपल ब्रांच के बारे में, लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा देख लेते हैं अभी जो हम एंगल डिग्री में लिख रहे थे उसको रेडियन में कैसे लिखते हैं। तो आपको ये याद रखना कि अगर आपको रेडियन में कन्वर्ट करना, रेडियन यूनिट होता है एंगल का ऐसा यूनिट, अगर डिग्री दिया हुआ है तो π/180 से इंटू कर लो। जैसे 60 डिग्री दिया है तो π/180 से इंटू करोगे तो π/3 आ जाएगा। सिमिलरली अगर 120 डिग्री दिया है तो π/180 से इंटू करोगे, ये कैंसिल होगा तो आएगा 2π/3। क्लियर? उसी तरीके से आप कोई भी डिग्री रखोगे तो रेडियन फाइंड हो जाएगा। तो आपको बार बार रख के देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको याद रखना है यहाँ पर 30 डिग्री को, ये आपका नॉर्मली सबको याद रहता है, जिनको याद नहीं है वो याद रखेंगे, π/6 बोलते हैं। 45 डिग्री को π/4 बोलते हैं। 60 डिग्री को π/3 बोलते हैं। बहुत सारा होता है लेकिन सब याद करने की ज़रूरत नहीं है, जो नॉर्मली बहुत ज़्यादा यूज़ होगा वही याद करना है। 120 डिग्री को 2π/3 बोला जाता है और 135 डिग्री को 3π/4 बोलते हैं। तो 150 डिग्री को 5π/6 बोलते हैं। 180 डिग्री को पाई बोलते हैं और 270 डिग्री को 3π/2 बोलते हैं और 360 डिग्री को 2π बोलते हैं। क्लियर है? और ये हो गया तुम्हारा इतना, इससे भी ज़्यादा एंगल होता है लेकिन आपको इतना ही याद रखना है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तभी हम लोग थोड़ा बात करने वाले हैं यहाँ पर। अच्छी एक चीज़ देखो, -90 बोला गया था, एंगल में माइनस लगाया गया था ना, थोड़ा वो भी देख लेते हैं। तो ये सब 11th का पार्ट है जो आपको पहले से पता होना चाहिए। एंगल जो होता है वो 2 डायरेक्शन में मेज़र होता है ट्रिगो के अंदर में, एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। ये रहा बेस, अगर इस तरीके से एंगल घुमा तो ये कहलाता है एंटी क्लॉकवाइज। असल में आज ये चैप्टर स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, आज तो सिर्फ बेसिक बताया जा रहा है।
अगर इस बेस से एंगल इस डायरेक्शन में मूव किया तो हम बोलते हैं इसको क्लॉकवाइज। और ये याद रखना, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज मूव किया है तो जो एंगल लिया जाएगा, ट्रिगो की बात कर रहे हैं हम, ज्योमेट्री की बात नहीं कर रहे हैं। ज्योमेट्री में हर डायरेक्शन में पॉजिटिव होता है, ट्रिगो में अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा तो ये एंगल पॉजिटिव लिया जाएगा, और क्लॉकवाइज घुमा तो ये एंगल निगेटिव लिया जाएगा। यानी अगर हम ऐसे जाते हैं तो प्लस में, घड़ी की उल्टी दिशा में प्लस और घड़ी की दिशा में माइनस। तो यहाँ ध्यान से देखना, अगर वो -90 चाहिए तो हमको कहाँ जाना होगा, ये हमारा बेस बनता है, हमको यहाँ से स्टार्ट करना होगा, और डायरेक्शन मेरा माइनस के लिए क्लॉकवाइज चाहिए तो हम ऐसे घूम जाएंगे, और जब यहाँ पहुँचेंगे तो ये बनेगा मेरा -90 डिग्री, यानी π/2। इस तरीके से यहाँ हम बना देते हैं, ये रहा 0, ये रहा π/2। अगर ऐसे एंटी क्लॉकवाइज गए तो फिर ऐसे घूम के गए तो ये मेरा π/180 हो जाएगा। इस तरीके से गए तो फिर ऐसे ही घूम के गए तो ये मेरा हो जाएगा 3π/2 यानी 270 डिग्री। फिर वापस यहाँ घूम के यहाँ पहुँच गए तो फिर ये बन गया मेरा 360 डिग्री यानी 2π। क्लियर है? लेकिन ये तो डायरेक्शन जो था वो एंटी क्लॉकवाइज था, लेकिन अगर हम मान लो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं तो क्या बनता है अगर क्लॉकवाइज में मूव कराते हैं तो वो क्या बनेगा, यहाँ से ऐसे गया तो -90, ज़्यादा बोलना भी मुश्किल हो रहा है, यहाँ से ऐसे गया तो -180, और फिर यहाँ से ऐसे गया तो यहाँ बनेगा -3π/2, अब पूरा गोल घूम गया। बस वही सेम चीज़ है, क्लॉकवाइज जा रहा है तो खाली माइनस लगा देंगे और वैल्यू सिर्फ एक्सचेंज हो गया, यहाँ से ये हो गया 2π। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा, लेकिन ये किस में, माइनस में। कब? जब क्लॉकवाइज घूम रहा है तब। क्लियर है? थोड़ा थोड़ा ज़रूरत पड़ेगा इसलिए थोड़ा बता दिए हम। एंगल जो होता है ट्रिगो के अंदर में वो 2 डायरेक्शन में मेज़र होता है। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज में मूव किया तो पॉजिटिव, क्लॉकवाइज में मूव किया तो नेगेटिव। तो देख ले चल रहा है कि नहीं, हाँ चल रहा है, ठीक है ना। अगर एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है तो 0 से π/2, यहाँ पाई और यहाँ पे 3π/2, यहाँ 2π। आपको पता है कि π/2 का मतलब क्या है, पाई का मतलब क्या है, और 3π/2 का मतलब क्या, 2π का मतलब क्या है, सब यहाँ लिखा हुआ है। बेसिक चीज़ें आपको पहले से पता होना चाहिए। क्लॉकवाइज में मूव कर गया तो 0 से -π/2, -π, -3π/2 और -2π हो गया। क्लियर? उम्मीद करें इतना आपको क्लियर हो गया होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, बाद में इसको नोट जरूर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बेसिक है, ये सब 11th का पार्ट है ना, बार बार नहीं पढ़ाया जाएगा। एक बार पढ़ लिए तो इसको याद रखना है, नोट करके रखना है, रिवीजन करते रहना है। तो इतना देर में क्या सीखे हम लोग कि फंक्शन का बेसिक सीख लिए हम लोग। फंक्शन होता क्या है वो जान गए, किस तरह के फंक्शन का इन्वर्स निकलता है वो देख लिए। 11 होना ज़रूरी है। 11 बिल्कुल बेसिक डिफिनेशन है। 11 में डोमेन का सारा एलिमेंट अलग अलग कनेक्ट होना चाहिए, मतलब सबका आंसर डिफरेंट होना चाहिए। अगर मान लो कि 2x के वैल्यू का, यानी x के जगह पे या थीटा के जगह पे 2 वैल्यू डाल रहे हैं और आंसर सेम आ जा रहा है तो 11 नहीं है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 11 कभी नहीं होता है, इसको 11 बनाना पड़ता है। और जिस ग्रुप के अंदर, जिस ब्रांच के अंदर 11 बनाते हैं हम लोग, वो बहुत सारा ब्रांच है, इन्फिनाइट ब्रांच है। लेकिन जो हम अपने क्लास में पढ़ रहे हैं, जो अपने बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं, क्लास में तो मेंस एडवांस भी हो जाता है ना, लेकिन जो अपने बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं वो सिर्फ प्रिंसिपल ब्रांच है ना। एडवांस मेंस में प्रिंसिपल ब्रांच के बाहर भी जाके सवाल रहता है, आपके बुक में सवाल रहेगा, हम भी कुछ सवाल वैसा बनवाएंगे क्लास में, जो आपके प्रिंसिपल ब्रांच के बाहर का भी रहेगा, है ना। लेकिन पहले बेसिक तो सीख रहे। तो आइए देखिए, प्रिंसिपल ब्रांच की बात करते हैं। सीधे डायरेक्ट टीचर बताया था, देखो प्रिंसिपल ब्रांच ये होता है, लेकिन आप लोग कहाँ से आया, क्यों होता है प्रिंसिपल ब्रांच, वो ये आपको क्लियर हो चुका है। अभी आप देखिएगा, बड़ा बेसिक है, इन्वर्स रिप्रेजेंट कैसे होता है। तो रिप्रेजेंट करना कुछ खास नहीं है, sin थीटा बराबर x, यानी थीटा हमारा एंगल है, x हमारा नंबर है। जैसे यहाँ 30 डिग्री रहेगा तो यहाँ 1/2 रहेगा, 45 डिग्री रहेगा तो 1/2 रहेगा। ये थीटा अगर छोड़ के ट्रिगो वैल्यू के पास जा रहा है, नंबर्स के पास जा रहा है, तो उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसे ट्रिगो उधर गया नंबर के पास तो इस तरीके से रिप्रेजेंट हो जाता है, और ये रिप्रेजेंटेशन ही ITF यानी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहलाता है, शॉर्ट में ITF बोलते हैं। ठीक है, इसका कभी ये मतलब मत निकाल लेना, जैसे नॉर्मली अर्थमेटिक में -1 का मतलब 1/a होता है, तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इसका मतलब कभी ये मत निकालना कि 1/sin x होगा,
है ना। ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है, मतलब इस तरीके से लिखा जाता है, इसका ये मतलब नहीं होता है। आइए देखिए इसमें हो क्या रहा है। इसमें अब क्या होगा, x का नंबर यहाँ दिया रहेगा और आपसे थीटा पूछेगा। उल्टा सवाल हो गया, पहले थीटा गिवन था और नंबर निकालते थे, जैसे यहाँ 30 डिग्री था तो 1/2 लिखते थे, अब 1/2 लिखा रहेगा और थीटा पूछेगा। बस अंतर ये है कि ये इन्वर्स बन चुका है, और इन्वर्स बन चुका है तो इसका थीटा भी लिमिटेड हो गया है, उसी को प्रिंसिपल ब्रांच बोलते हैं। तो थोड़ा यहाँ पे हम लोग बना ले प्रिंसिपल ब्रांच क्या होता है, इसको मिटा देते हैं। ITF और यहाँ हो गया मेरा प्रिंसिपल ब्रांच। इसमें थोड़ा ब्रैकेट का भी इंपॉर्टेंट रोल है, इंटरवल्स का। इंटरवल भी क्लास 11 का चीज़ है, लेकिन हम थोड़ा सा बता देंगे लिखने के बाद। सबसे पहले बात करें हम लोग साइन इनवर्स x का। इसका जो प्रिंसिपल ब्रांच होता है वो -90 से +90। एंगल जो भी लिखा जाएगा वो रेडियन में लिखा जाएगा, ये याद रखिएगा। बिग ब्रैकेट इसका एक अपना मतलब है, वो क्या है थोड़ा देर बाद बताएंगे, 11th का चीज़ है। कॉस इनवर्स x, इसका प्रिंसिपल ब्रांच 0 से पाई होता है। tan इनवर्स x, इसका प्रिंसिपल ब्रांच -90 से +90। ध्यान से देखना, यहाँ पे छोटी ब्रैकेट का इस्तेमाल होगा, स्मॉल ब्रैकेट का। आगे बात करते हैं हम लोग, साइन कॉस टैन हो गया। कॉसेक इनवर्स x, जो कि ये साइन का ही रिश्तेदार है, तो इसका अभी -90 से +90 ही रहेगा। इसमें एक चीज़ होगा, -90 से +90 जो है, इसका मतलब -90 से स्टार्ट कर रहा है और +90 पे रुक रहा है, यानी इसके अंदर बहुत सारा एंगल है, उसमें से माइनस होगा, यानी उसमें से एंगल को भगाएंगे। किसको भगाएंगे? 0 को, 0 डिग्री को हटा देते हैं। अब काहे हटाते हैं सबको पता है, अगर नहीं पता तो सुन लो। 0 डिग्री अगर जैसे ही यहाँ रखेंगे तो आपको पता है कि कॉसेक 0 डिग्री इन्फिनाइट नॉट डिफाइन होता है, तो 0 पे ये डिफाइन नहीं है, और जिस पे डिफाइन नहीं है वो आंसर भी नहीं मिलेगा। यानी जो जिस नंबर पर वो डिफाइन ही नहीं है तो वो नंबर कभी वो आंसर के रूप में देगा ही नहीं, इसलिए वो उस नंबर को ही वहाँ से क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। सेक की बात करते हैं, सेक भी इन्फिनाइट होता है एक एंगल पर, लेकिन इसका जो इंटरवल है वो 0 से पाई, क्योंकि ये कॉस के का रिश्तेदार है। ये अपने अंदर से 90 को भगाएगा, क्योंकि 0 पाई का मतलब सबको पता है 180 होता है। 0 से स्टार्ट करो, 180 पे पहुंचो तो बीच में 90 आता है, और 90 पे ये डिफाइन नहीं है, इसलिए 90 यहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। लास्ट में बात करते हैं कॉट इनवर्स की। कॉट थोड़ा एक्सेप्शनल है, ये कॉस के साथ जाता है, तो इसका 0 से पाई होगा और दोनों तरफ स्मॉल ब्रैकेट होगा। ये हो गया इसका प्रिंसिपल ब्रांच। अब क्लियर, हम शुरू में बोले थे कि देखो प्रिंसिपल ब्रांच कुछ टफ नहीं है, इसमें इंटरवल है, बिग ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, कहीं माइनस दे के मिडिल ब्रैकेट। इसका मतलब क्या है वो समझा देते हैं। ऐसे थोड़ा सा एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हर जगह 1:1 नहीं होता है, उसको 1:1 बनाना पड़ता है। जिस इंटरवल में बनाते हैं वो इंटरवल बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जो इंटरवल हमको पढ़ना है उसको प्रिंसिपल ब्रांच बोलते हैं। और सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का प्रिंसिपल ब्रांच यहाँ पर लिखा हुआ है। साइन का जो होता है वो -90 से +90 बिग ब्रैकेट के अंदर में होगा। कॉस इनवर्स का 0 से पाई बिग ब्रैकेट के अंदर में होगा। टैन इनवर्स का -90 से +90 स्मॉल ब्रैकेट में होगा। कॉसेक जो होता है -90 से +90 बिग ब्रैकेट में होगा एक्सेप्ट 0। सेक इनवर्स का 0 से पाई बिग ब्रैकेट में एक्सेप्ट 90, और कॉट इनवर्स एक्स का जो होगा 0 से पाई स्मॉल ब्रैकेट में। अभी ब्रैकेट का मतलब क्या है? बिग ब्रैकेट का मतलब होता है कि जो बाउंड्री पे नंबर है, यानी जो यहाँ और यहाँ नंबर लिखा है, बाउंड्री पे जो नंबर है वो आंसर में इंक्लूडेड है। मतलब इसको हम बोलेंगे -90 से लेकर +90, यानी -90 भी आंसर में होगा, -90 से स्टार्ट करेगा और +90 पे ख़त्म होगा। स्मॉल ब्रैकेट का मतलब होता है, जैसे यहाँ स्मॉल ब्रैकेट है, इसका मतलब -90 से आगे, -90 आंसर में नहीं है। स्मॉल ब्रैकेट का मतलब बाउंड्री का नंबर इंक्लूड नहीं है ना, -90 आंसर में नहीं है ना +90 आंसर में। इसको हम बोलेंगे कि जो भी आंसर होगा वो -90 से आगे होगा, +90 से पीछे होगा। क्लियर? और इसका मतलब तो पहले बता दिए है कि इस ग्रुप के अंदर बहुत सारा एंगल है, अगर उसमें से किसी एंगल को हमको हटाना है, भगाना है, तो माइनस दे के
ये कर्ली ब्रैकेट मिडिल ब्रैकेट में लिख देते हैं, है ना। मिडिल ब्रैकेट में लिखने का मतलब वो सिंगल एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, यानी अकेला ये जीरो की बात कर रहा है, ठीक है ना। बिग ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन मिडिल ब्रैकेट सिंगल एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, या उसके अंदर जो भी लिखा है सिर्फ उसी को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर। तो यहाँ पर इसमें से 0 को गायब किया गया, यहाँ से 90 गायब किया गया, और यहाँ 0 से पाई। इसको अगर हम इस तरीके से बोल दें, जैसे बिग ब्रैकेट है, तो अगर ये x की बात कर रहा है या थीटा की बात कर रहा है, तो जो थीटा है हमारा वो इस तरीके से होगा, दोनों तरफ इक्वल टू का साइन लगा रहेगा। स्मॉल ब्रैकेट का मतलब हो गया कि जो थीटा है हमारा वो -90 से ज़्यादा और +90 से कम, यानी यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं लगा रहेगा, ठीक है। हर इन्वर्स का ग्राफ होता है, जिसको हम लोग अंत में पढ़ेंगे, आपके बुक में भी है, पहला दूसरा तीसरे एक्सरसाइज में। तो जब तीसरे एक्सरसाइज में पहुँचेंगे तो वहाँ पे हम लोग ग्राफ भी सबका देखेंगे। ये हो गया इसका प्रिंसिपल ब्रांच। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, ठीक है। अभी चैप्टर पे आए नहीं हम लोग। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का बेसिक थोड़ा बहुत हो गया है। बेसिक फाउंडेशन क्या है वो हर बैच के लिए, चाहे वो आप किसी भी चीज़ का तैयारी कर रहे हो, ये आपको हर जगह काम आएगा कि किस तरीके के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का इन्वर्स निकलता है और कहाँ निकलता है। हर जगह पॉसिबल नहीं है। काहे पॉसिबल नहीं है ये भी पता है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक एक फंक्शन है और फंक्शन का इन्वर्स हर जगह डिफाइन नहीं होता है, वो सिर्फ 1/(1)(2) पे ही होता है। तो पहले उसको 1/(1)(2) बनाना पड़ता है। जब वो 1/(1)(2) बनेगा, जहाँ बनेगा वहीं पर उसका इन्वर्स निकलेगा। ऐसा बहुत सारा ग्रुप है जहाँ ये 1/(1)(2) बन सकता है। क्लियर कर दे रहे हैं, ऐसा बहुत सारा ग्रुप है जहाँ ये 1/(1)(2) बनता है, लेकिन हमको जो ग्रुप पढ़ना है उस ग्रुप को प्रिंसिपल ब्रांच बोलते हैं, ठीक है ना। और सारे का प्रिंसिपल ब्रांच यहाँ लिखा हुआ है। तो अगले वीडियो में हम लोग क्लास में बात करेंगे, क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल इजी है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, है ना। थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम होने की वजह से दिक्कत हो रहा है, हम खुद परेशान हैं, 18 दिन से पागल हुए हैं, ठीक है ना। उम्मीद है कि एक आध दिन में ठीक हो ही जाना है ये।